आदर एवं सम्मान के योग्य उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा नमस्कार। और मैं मैडम को धन्यवाद देना चाहूँगी। ऐसे मेरे कुछ खास अनुभव है नहीं इतने ज़्यादा, लेकिन क्योंकि मैडम ने मुझे मौका दिया है तो मैं मौका नहीं गंवाना चाहती बोलने का, क्योंकि पहली बार ऐसा मौका मिला है कि मैं कहीं पे 10-20 लोगों के सामने खड़ी होकर बोल रही हूँ, अपने विचारों को रख रही हूँ। तो सिर्फ इस कारण से मैं मौका नहीं गंवाना चाहती और कोशिश करूँगी जो भी मेरे छोटे मोटे अनुभव उनको मैं रखूँ। जैसे कि मैडम ने बताया, मेरा नाम नीरज है और मैं बहरावर स्कूल में ही पीजीटी साइंस की अध्यापिका हूँ। हम 4 बहन भाई हैं। 4 बहन भाइयों में मैं दूसरे नंबर पे आती हूँ और हम 3 बहनें हैं। जैसा कि हमने अभी पहले भी सुना, शारदा बहन ने बताई कि उनकी माँ को कैसे एक लड़के की इच्छा थी क्योंकि 2 बहनें थी। ऐसा ही मेरे घर में भी हुआ। बड़ी बहन हुई, उसके होने पे बहुत खुशी हुई। फिर दूसरा बच्चा होने वाला था तो मेरे पापा को उम्मीद थी कि लड़का होगा और इस कारण से उन्होंने पहले ही नाम रख दिया नीरज। सोच लिया जब मेरी माँ प्रेग्नेंट थी उसी टाइम। लेकिन जब बच्चा हुआ तो लड़की हुई तो मेरे पापा ने बोला कि नाम तो मैं सोच चुका हूँ, अब लड़की हुई कोई बात नहीं, मैं नीरज ही नाम रखूंगा। सोचा उन्होंने लड़के का नाम, ठीक है। फिर ऐसे ही ये चलता रहा। लड़की की इच्छा में तीसरी संतान फिर हुई, वो भी एक लड़की हुई, उसका नाम सुधा रखा गया। कोशिश जारी रही, रुकी नहीं, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए था, लड़का चाहिए। मेरी माँ ने बहुत मना किया क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा था। मेरे पापा भी कभी कभी मान जाते थे, चलो ठीक है। फिर वो परिवार का दबाव, समाज का दबाव, या जो भी वो मानते थे, महसूस करते थे, उसके चलते फिर छोटी बहन के 7 से 8 साल के बाद एक और संतान हुई जो कि लड़का हुआ। और ये प्रोसेस जो बच्चे पैदा करने का था वो रुका वहां आके, क्योंकि उनको लड़का चाहिए था और लड़का उनको मिल गया, वहां भी वो संतुष्ट हुए। उसके बाद शिक्षा हमारी ठीक ठाक हुई। मेरे पापा जो है आर्मी में थे और सूबेदार से रिटायर हैं। और आने के बाद उन्होंने जैसे पढ़ाई करके वो लेक्चरर में आए। टीचिंग में आने के बाद मैं मानती हूँ कि मेरे पापा के जो विचार हैं कुछ हद तक बदले, लेकिन उतने नहीं बदले जितने की मैं अपेक्षा रखती हूँ कि ऐसा होना चाहिए था मेरे पापा को और ऐसे उनके विचार होने चाहिए थे। जैसे कि जब मैंने 10th क्लास पास की, मैं पढ़ाई में काफी अच्छी थी उस दौरान तक। 10th में मेरे 98% मार्क्स आए और उसी दौरान जब रिजल्ट आया था तो हमारे घर पे कोई आया, मेहमान आया रिश्तेदारी से, और साथ में मेरे ताऊ जी भी थे। तो मेरे ताऊ जी ने कहा कि बड़ी लड़की ने 12वीं कर ली और इसने 10वीं कर ली, जमाना बहुत खराब है, इन्हें ब्याह दे। और मैं सुन रही थी सारी बातचीत। मेरे पापा ने एक बार भी उस बात का विरोध नहीं किया। आधे घंटे तक वही चर्चा चल रही है, इसने बड़े का ब्याह देंगे, इसने छोटे का ब्याह देंगे, 10 पढ़ रही है, होशियार है। तो 10 पढ़ने के बाद अगर ब्याह नहीं है तो फिर होशियार होने का फायदा क्या है? नहीं। तो उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे पापा क्यों विरोध नहीं कर रहे। मैं तो उस टाइम तो इधर उधर खेलती, इधर उधर आती जाती सुन रही थी। लेकिन जैसे मेरे पापा मेरी माँ के पास आए कि इसका ताऊ आ रहे हैं, न्यू का मैं उस दिन मेरी माँ को देखा, जैसे मेरी माँ लड़ी, बोले तने मेरा तो नाश करे ही था, इंचोरिया का भी करेगा। क्योंकि मेरी माँ 10वीं पास करके आई थी और आगे वो पढ़ना चाहती थी। शायद उस दौरान कोई कोर्स होता होगा ओटी वगैरह का, उसके बाद फिर टीचर लग जाते थे। मेरी माँ की बहुत इच्छा थी वो करने की और वो अपने घर भी गई, एडमिशन भी दिलाने वाले थे नाना नानी, लेकिन मेरे पापा बीच रास्ते से ले आए कि मैं करवाऊंगा, ऐसे कह के बहरा फुसला के ले आए। और उसके बाद कभी वो एडमिशन नहीं हुआ। तो मेरी माँ को उस चीज का मलाल आज तक भी है कि इस आदमी ने मेरे को रोक दिया, नहीं तो मैं आज वर्किंग होती और ऐसी स्थिति नहीं होती। मेरी मम्मी भी बहुत बीमार चल रही है, लेकिन मेरी मम्मी के विचार ठीक ठाक है, मुझे इस चीज की खुशी है। ठीक है, रोक दिया। हाँ, शादी से रोक दिया। और उस तो मेरी मम्मी ने जब 10th क्लास में मैं थी उस टाइम रोका शादी से, और फिर मेरी शादी 25 की उम्र में हुई। मेरी शिक्षा पूरी हुई, मैंने बीएससी की, मैंने बीएड किया और मैंने एमएससी मैथ की। एमएससी मैथ होने के बाद शादी हुई। शिक्षा तो पूरी होगी, लेकिन मुझे जो एक चीज की कमी महसूस होती है आज तक भी, मुझे लगता है शायद मेरे पिताजी को, हम बच्चे थे, उतना जागरूक नहीं भी थे। पढ़ रहे थे, ठीक है, कॉलेज जा रहे हैं, हमें डिग्री लेनी, हम पढ़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि पेरेंट्स हमसे बड़े हैं, उनको हमसे ज्यादा समझ है, तो उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे समय से आत्मनिर्भर हो जाए। क्योंकि समय के बाद बहुत सारी चीजों की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं।
मुझे ऐसा लगता है अगर मैं पढ़ाई करते करते किसी भी नौकरी के लिए कोशिश करती तो मुझे बहुत आसानी से नौकरी मिल जाती, बहुत आसानी से। ऐसी मेरी बड़ी बहन डबल एमए है, एमए हिस्ट्री है, एमए इंग्लिश है, बीएड है, एमएड है, एमफिल है, लेकिन बेरोजगार। मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको ज्यादा शिक्षा, इतनी ज्यादा शिक्षा देने के बजाय पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि समय रहते ही आत्मनिर्भर बन जाए, उसके बाद उनका जीवन कुछ और हो सकता है। अब मेरे पास शिक्षा पूरी है, अभी भी जो मैं जॉब करती हूँ वो मेरी रेगुलर जॉब नहीं है, मैं जो स्कूल में पढ़ाती हूँ वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, ठीक है। तो ये चीज मुझे मलाल रहता है कि शायद अगर मेरी माँ तो उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पापा अच्छे पढ़े लिखे थे, स्कूल में जॉब करते थे, लेक्चरर थे, बाहर आना जाना था, उनको इन सब चीजों का पता था। तो एक चीज तो मुझे ये लगती है कि जो माता पिता को अपने बच्चों के प्रति इतना एक रहना चाहिए कि हमारा बच्चा आत्मनिर्भर हो जाए समय रहते, ज्यादा समय न गवाए, इस चीज के ऊपर ध्यान दें। दूसरा जो मेरा अनुभव है मायके का, बेटी रहते हुए, मेरी जो छोटी बहन है तीसरे नंबर वाली, जिसका मैंने जिक्र किया, जिसका नाम सुबह है, जब वो कॉलेज में हुई, निश्चित तौर पे जब हम स्कूल से निकलते हैं और कॉलेज में जाते हैं तो बहुत सारे बदलाव आते हैं, खुलापन मिलता है, कोई रोक टोक नहीं, क्लास में जाना है ठीक है, लेक्चर अटेंड करने हैं ठीक है, नहीं है। और एक वो ऐसा दौर होता है कि जब बहुत सारे लड़के और लड़कियां आपस में जब बात करते हैं तो एक ऐसा ऑरा होता है, अगर कोई सुंदर, उसको लगता है कि हर कोई मुझे ही देख रहा है, नहीं, बहुत सारे लड़के भी अप्रोच करते हैं। तो सुधा का जब वो जीवन का समय चल रहा था ना, वो स्ट्रेस का था, पहली बार घर से निकली थी ऐसे स्कूल को छोड़ के कॉलेज के लिए, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो जब वो इन सारी चीजों को फेस कर रही थी तो उसको पता नहीं था इसको हैंडल कैसे करना। मुझे भी ये बात बहुत देर से पता चली कि वो उस दौरान इस चीज से गुजर रही थी। तो मुझे याद है उस दौरान वो जब कॉलेज से वापस आती थी तो किसी से बात नहीं करती, किसी से आई है, गुमसुम है, खाना खा लिया, सो लिया, सो गई, खाना नहीं भी खाया तो भी ठीक है। तो जब ये चीज चलती रही 1-1.5 साल तक, और उसी दौरान मेरी शादी की बात हुई, तो उस टाइम क्या हुआ, उसकी भी शादी की बात हुई, हालांकि वो मेरे से 7 साल छोटी है। उसकी शादी की बात सिर्फ इसलिए हुई कि वो कॉलेज जाती है, कॉलेज से आ जाती है, किसी से बात नहीं करती, अब इसको ना इसकी शादी कर देते, शायद इसका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहा। और उसने उस टाइम पे ये नहीं बताया, मुझसे भी साझा नहीं किया कि वो किस तकलीफ से गुजर रही है। तो मुझे भी दुख इस चीज का कि मैं नहीं समझ पाई बड़ी बहन होते हुए। और सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि मेरे मम्मी पापा इस चीज को नहीं समझ पाए। क्यों नहीं उन्होंने एक बार बैठ के उससे बात की कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किस चीज से परेशान है, क्यों तू ऐसा बिहेव कर रही है। उन्होंने अपने मन से ही बना लिया कि नहीं, अगर ये ऐसा बिहेव कर रही है ना तो पहले बड़े शाने लोग क्या करते हैं, अगर बाल बोलना बंद कर देना इसका मतलब मजाक है। और ये चीज मुझे बहुत देर से पता चली जब उसने मुझे बताया कि उस दौरान वो ऐसा बिहेव क्यों करती थी। मुझे इस चीज का बहुत दुख है। उसकी शादी हो गई, शादी नहीं चली, हमारी इकट्ठी शादी हुई थी, 7 साल हो चुके हैं मेरी शादी को भी। अब वो डाइवोर्स है और 3 साल से लगभग मेरे मम्मी पापा के पास ही रहती है। एक गलती की वजह से उस बच्ची का जीवन अब आप देख लो, वो कितने डिप्रेशन से होके गई है। अगर समय रहते मेरे मम्मी पापा उस चीज का ध्यान रखते, या बड़ी, चलो मेरी भी गलती है, तो मुझे लगता है कि माँ बाप को बच्चों का ध्यान रखना चाहिए इस मामले में। डिप्रेशन शब्द को ना इतना ज्यादा समझ नहीं पाते। मुझे लगता है मेरे पापा बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं, समझते चीजों को, लेकिन आज भी जब एक दिन मैंने बात की ना, पापा ये डिप्रेशन में है, इसको ना थोड़ी बात करो इससे, मेरे पापा एकदम चिल्ला के बोले क्या होता है डिप्रेशन, छोटे छोटे बच्चे, तुम्हें क्या डिप्रेशन, क्या हो गया डिप्रेशन, मैं खड़ा हूँ। तो वो खड़े उस तरीके से तो नहीं खड़े है ना जिस तरीके से खड़ा होना चाहिए। सिर्फ कह देने भर से कि मैं हूँ तुम्हारे आगे, उतना नहीं हो पाता। वो चीज फील भी होनी चाहिए कि हाँ भाई ये इंसान खड़ा है, ये मेरा सपोर्ट सिस्टम है, चाहे दुनिया में जो कुछ हो जाए ये मेरे साथ रहेगा। एक वो आश्वासन अपने बच्चों को देना, पेरेंट्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चे को इतना आश्वासन दें कि दुनिया में जो मर्जी हो जाए, तुम्हारे साथ कितना ही बुरा हो जाए, कितना ही अन्याय हो जाए, तुम्हारे मम्मी पापा और ये घर सबसे अच्छा और सेफ प्लेस है तुम्हारे लिए। इसके बजाय कि तुम किसी और के पास जाओ, तुम हमारे पास आओ।
एक ये आश्वासन पेरेंट्स को बच्चों को देना चाहिए। ये 2 चीजें मैं मानती हूँ कि मुझे अपने घर में बहुत खली, और एक माँ के रूप में मैं अपनी माँ बनी हूँ और मैं ऐसा ध्यान रखूंगी कि अपने बच्चों के जीवन में मैं ये कमियां ना आने दूँ। और जब शादी हुई मेरी 25 के बाद, जैसे कि शारदा मैम ने बताया, इनके जो फादर थे काफी डोमिनेटिंग थे, सेम मेरे फादर भी काफी डोमिनेटिंग थे, मेरी माँ के पत्नी बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग। और ये जो छवि है ये टूटी बहुत देर से मेरे सामने कि अच्छा पापा ऐसे हैं। मतलब पापा मेरे लिए, मैं मैडम को बताती थी, रोल मॉडल जैसे लगते थे मुझे कि ऐसा ऐसा होता है एक आइडियल आदमी और हर आदमी को ऐसा होना चाहिए। तो पहली बार मैंने अपने पापा को हिंसक होते हुए देखा, मेरी माँ को ऊपर चिल्लाते, और वो तो ऐसी अवस्था में देखा कि शायद वो उनको मार ही देंगे, कि मारने वाले हैं। उस दिन मेरा भ्रम टूटा कि अच्छा पापा तो ये चीज है। तब से मुझे भी डर लगने लगा था, जैसे मैडम कहती है ना कि मुझे शादी नहीं करनी थी। मेरे पापा ने बहुत पापड़ बेले मेरी शादी करने के लिए, कैसे ये मान जाए। और मुझे अपने पापा जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, शारदा मैम की तरह ही। और लकीली इस मामले में मैं भी बहुत लकी हूँ कि जो मेरे जीवन साथी हैं वो ऐसे नहीं हैं। हर काम में हम साथ साथ, हालांकि मैडम को तो काफी दिन हो गए शादी को, इनका लंबा अनुभव है, मेरा 7 साल का ही अनुभव है, लेकिन इन 7 सालों में अगर मैं झाड़ू निकाल रही हूँ तो पोछा वो लगा रहे हैं, अगर मैं सब्जी बनाने के लिए मैं प्याज काट रही हूँ तो वो कढ़ाई चला के वो साथ साथ बना रहे हैं, मैं रोटी से बना रही हूँ तो वो सेक रहे हैं। ये मुझे बहुत ठीक लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत से आदमी नहीं है, पुरुष वाला वो नहीं है कि हाँ मैं हूँ, और वो अहंकार टाइप जो होता है वो नहीं है। इस चीज की मुझे बहुत खुशी है, और मुझे लगता है कि इसी के चलते हमारी जो संतान होगी, मेरे जो बच्चे होंगे, अभी मेरे पास एक बेटा है, मुझे लगता है ये बच्चे 4 साल का है, वो इन चीजों को जब देखता रहेगा वो हो जाएगा, उसके दिमाग में रहेगा कि हाँ ऐसे ऐसा सही होता है। जैसे वो कहता है कई बार, कल उसके पापा नहीं थे तो मैं कल प्रेस कर रही थी कपड़ों पे, तो कहता है मम्मी आप प्रेस क्यों कर रहे हो? मैं क्यों, प्रेस तो पापा करते हैं ना, आप क्यों कर रहे हो? ऐसा हो जाता है कई बार। मेरे बेटा दोनों ही कर सकते हैं, मम्मा भी कर सकती है, पापा भी कर सकते हैं, जिसके पास समय हो वही कर सकता है। अच्छा तो मैं भी प्रेस करूँ, उसके दिमाग में अभी से लॉजिक लगने शुरू हो गए कि कोई काम ऐसा नहीं कि वो कर सकता है और दूसरा नहीं कर सकता। तो और जो शादी के बाद एक जो चेंज होता है ससुराल आने के बाद, बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है, बहुत ज्यादा। 25 साल मैंने वहां बिताए, मेरे एक फ्रेंड सर्कल था, मैं एक स्कूल में जाती थी, पढ़ाती थी, मेरी कुछ आदतें थी कि रोजमर्रा मुझे वही सब करना है, मैं फ्री थी। लेकिन जैसे ही शादी हुई और एक नए घर में आई, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मेरे पास ना तो वो दोस्त है जिनके पास मैं जा सकती हूँ, ना मेरे पास ऐसा है कि मैं किसी भी समय उनको फोन कर सकती हूँ। तो फोन करने तक का भी मेरे को याद है कि जब मेरी शादी हुई ना, तो मैं अपनी मम्मी के पास फोन करने में ना कतराती थी बहुत, मेरी सास आ गई, मुझे फोन करना चाहिए नहीं करना। थोड़े दिन ऐसा रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे मैं निकल गई इन चीजों से। मैं मतलब बोलना शुरू हुआ कि अगर कोई टोकेगा तो मैं जवाब दे दूंगी। जैसे घूंघट की बात आई, मैडम ने बहुत सालों पहले घूंघट खोल दिया था, अब मैडम कह रही है कि अब तो हर कोई ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है, हर किसी के अपने अपने संघर्ष हैं। मैंने भी घूंघट नहीं किया, मेरे को बहुत बोला गया कि गाँव में तो करना ही पड़ेगा, अभी गाँव में करना पड़ेगा, मैं तो नहीं करूंगी, मैं नहीं करती घूंघट। इस बात पे बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जब उनको लग गया कि ये नहीं मानेगी तो उन्होंने मान लिया। यानी कि अपने हिस्से के संघर्षों में करते रहने चाहिए, और वो करते रहने पड़ेंगे हमें आगे तक। ऐसा नहीं कि अभी खत्म हो जाएंगे। अभी जो बदलाव आ रहा है हमारे समाज में, ऐसा नहीं कि अब मैंने घूंघट करना छोड़ दिया तो ये थोड़ी कि गाँव में हर महिला को छूट हो गई है कि वो घूंघट ना करे। उनको अपने हिस्से का तो संघर्ष करना पड़ेगा अपने घर वालों से। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ससुराल में आने के बाद भी जो छोटे छोटे संघर्ष हैं वो चलते रहेंगे। और दूसरा मुझे ये लगता है, जो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव करती थी, जो घर की औरतें होती हैं, जैसे हमने अपनी मम्मियों को देखा है, मैं मानती हूँ कि घर की औरतों की जो इज्जत है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जो वो काम करती है ना, कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता। तो मुझे लगता है कि वो डिजर्व करती है सबसे ज्यादा मान सम्मान और प्यार, उनको मिलना चाहिए, लेकिन उनको दिया नहीं जाता, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इनको मान सम्मान और प्यार दे दिया तो सिर में चढ़ के बैठ जाएंगी, उतरेंगी ही नहीं, ऐसे वाला है। और
महिलाओं को पहले बाहर ये सब होता था ना कि पड़ोसियों के साथ भी बात नहीं कर सकती थी। जैसे मेरे को एक किस्सा याद है, शादी से पहले हमारे पड़ोस की एक बहू जो मेरी माँ की उम्र की है, तो मेरी माँ के साथ बात कर रही थी छत से, नीचे से उसकी सास गुस्सा हो रही थी। तो मुझे समझ नहीं आया क्यों गुस्सा हो रही है। मैंने मेरी माँ से पूछा कि बात तुम दोनों कर रहे हो, गुस्सा उसको क्यों आ रहा है? तो मेरी माँ कहती है कि पहले की बड़ी बुढ़ी को सोचा करती है कि ये बात कर लेंगे तो हमें सिखा देगी। यानी कि ये माना जाता था कि अगर औरतें घर से बाहर निकलेंगी, 4 औरतों में भी बैठ के बातें करेंगी तो इनका दिमाग खुलेगा, क्योंकि औरतों का दायरा तो बहुत छोटा कर रखा था ना। उनकी सोच क्यों नहीं खुल पाई? क्योंकि उनको मौके ही नहीं मिले। अब औरतों की शिक्षा थोड़ी ज्यादा हुई है, वो बाहर जाने लगी है तो उनका दिमाग खुलने लगा, इस वजह से बदलाव आ रहा है। और ये जो बदलाव है ये पुरुषों को खुलता नहीं है इतना, क्योंकि पुरुष तो वही है जहाँ वो पहले थे, लेकिन महिलाएं आगे जा रही हैं। महिलाएं पहले यहाँ थी और पुरुष यहाँ थे। I have an objection to this statement. हाँ जी। कि पुरुष तो वही है जहाँ थे, ऐसा नहीं है मैडम। चेंज हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ये तो अभी नहीं, मैं बता रही हूँ, मैं जो कह रही हूँ मैं सभी पुरुषों की नहीं, वो तो होता ही है, एक रेशो होता है, जनरल बात में कह रही हूँ, ऐसा नहीं। स्कूल में जाके देख लो, लड़कियां पढ़ती नजर आएंगी, लड़के बदमाशी करते नजर आएंगे। ऐसी बात नहीं है। आप जाके देख लो। सर ये ना बहुत सारे biases हैं, I don't think we can discuss this here, लेकिन You will also be given time. हाँ I will get time, I know that. हाँ, तो मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं पर्टिकुलर आपके बारे में किसी के बारे में, मैं ये कह रही हूँ मेरे फादर बहुत डोमिनेटिंग थे, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन वैसे ही मेरे जो हस्बैंड है बहुत कोऑपरेटिव है, वो मुझे अच्छे लगते हैं, है ना ऐसा। तो मैं ऐसी बात कर रही हूँ, ऐसे ही महिलाओं का भी है। एक एग्जांपल मैं दूंगी, मान लो मेरा एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, अगर वो बीमार होता है, मैं भी वर्किंग हूँ, मेरे हस्बैंड भी वर्किंग है, मेरी सास ही क्या सोचेगी सबसे पहले कि छुट्टी कौन ले? मैं छुट्टी लूँ। वो दूर तक भी ये नहीं सोच सकती कि उनका बेटा भी छुट्टी ले सकता है। वैसे ही जब मैंने छुट्टी ले ली, ऐसे ही हमारे वर्क प्लेस पे भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि जब कोई छुट्टी लेता है, कोई देर से आता है, तो महिलाएं ऐसी होती है जो कहती है इसका चलो जबाड़ बीमार हो रहा है, इससे कैसा बीमार हो। तो दोनों जगह क्या है, औरतें ही पीछे खींच रही। मैं ऐसा नहीं कह रही, हर तरह के लोग हैं इसमें सिर्फ, हाँ आप उसको पर्सनल ना लेके जाएं। मैं पर्सनली ले रहा हाँ, हूँ, बिल्कुल उसकी बात कर रहा हूँ, biases है, वो थोड़ा सा केयरफुली जी जी जी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ अगर मैंने कुछ भी गलत बोला है। आपको क्षमा की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक, तो मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि मैं एग्जांपल देके ऐसा कहना चाह रही थी, और दूसरा ये एग्जांपल, और आखिर में मैं तो यही मानती हूँ, स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि हमें अपने बच्चों की परवरिश भी ऐसे ही करनी चाहिए कि जो हम अपने लिए नहीं चाहते हमारा बेटा कल को किसी लड़की के साथ भी वैसा ना करे। कल को कोई बहू आए हमारे घर में, तो जैसा मैं अपने साथ चाहती हूँ कि मेरे साथ मान सम्मान और वो सारी चीजें मेरे विचारों को महत्व दी जाए, वैसा ही सेम उस लड़की के साथ भी होना चाहिए। ऐसी परवरिश हम अपने बच्चों की करें, मैं ऐसा ही चाहती हूँ। और कुछ खास मेरे पास है नहीं बोलने को, इतना ही कुछ था। एक चीज जी, आपने अपने बच्चों के साथ कुछ नेगोशिएट किया या वो शुरू से उनके विचार भी ऐसे थे या नहीं, वो चीज उनके साथ ज्यादा नेगोशिएशन की जरूरत नहीं पड़ी, वो इनबिल्ट ही ऐसे हैं, वो बाय डिफॉल्ट ऐसे हैं। मेरे को कभी उनको ये नहीं कहना पड़ा कि आप प्रेस कर दो, मेरे पास समय नहीं है। वो अपने आप, उन्होंने देखा कि इसके पास समय नहीं है, बच्चे में बिजी है। अभी 4 साल से ससुर कैसे थे? मेरे ससुर तो क्या मुझे वो साझा करनी चाहिए? नहीं तो आप नहीं, मैं तो ये समझना चाहता हूँ आपके पति के विचार ऐसे क्यों है? क्योंकि ऐसा मतलब घर परिवार वाले मानते हैं कि जो मेरे हस्बैंड है वो अपने मामा वाले जो तरफ के जो आदमी है उन पे गए हैं, ऐसा मानती मेरी सास भी मानती है, ऐसा कहती है कि उनके गुण इसमें आए हुए हैं। अगर मेरे ससुर जैसे होते मेरे पति तो मैं यहाँ नहीं होती, मायके में होती है। हाँ, क्योंकि उनका जो व्यवहार है मेरी सास के प्रति भी मुझे वही बहुत पसंद है, मैं वही नहीं सहन कर पाती। तो अगर मेरे प्रति अगर कोई ऐसा व्यवहार रखे तो बहुत, मेरे ससुर मेरी सास को ऐसा मानते हैं जैसा होता है ना बटन दबाया और काम हो गया। बटन दबाया, मेरी सास का वो हाल कर रखा है, अगर वो 3री मंजिल पे भी है ना और नीचे से आवाज आई सीले, तो फिरकी की रफ्तार से उठती हुई आती है कि आवाज आई है, इसके पापा ने आवाज लगाई है। तो ये समझना चाहते हैं कि
आपके पति के विचार कैसे बने, क्या मतलब? मैंने बताया ना कि उनका जो है वो उधर की तरफ गया हुआ है ज्यादा, और वो इस चीज को मानते हैं, लेकिन वो कभी बोल नहीं पाए अपने पापा के सामने कि आप मम्मी के साथ ऐसा मत करो या ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे प्रति उनका जो व्यवहार है वो बिना नेगोशिएशन के, बिना किसी चीज के है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। इस बीच में मैं तो 2 मिनट लेने दूंगा, बच्चों को थोड़ा जल्दी है जी। इनको शायद भूख लगी है। हाँ जी। सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, जैसे कि अभी जो बातें हो रही कि एक ही सिक्के के 2 पहलू जी। है और दोनों बराबर का अधिकार है। जी। तो हम जो समाज है, तो एक ताना बाना है, इसके अंदर हम तो थोड़ा अगर बाहरी एरिया में जाएंगे गाँव, तो एक दूसरे के ऊपर अपना वर्चस्व प्राप्त करने के लिए हर एक जगह कोशिश करता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपको तो सिर्फ यही ये कमजोरी है ना, यही हमें एक डाउन पोजीशन में है। तो हमारा मानना है कि जब हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, सीधा सीधा। तो यही सबसे बड़ा दोनों एक साथ आके एक ही सतर पे आके काम कोई करेंगे तो आगे बढ़ मतलब कोई भी ये ना समझे कि मैं छोटा हूँ बड़ा हूँ, मैं ये अहम जो होता है ना, अहम ही हमारे लिए सबसे बड़ी सोचने के लिए तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि वैसे कैसे हो? अप्लाई तो ये प्रश्न ये है कि हाउ टू डू इट, दैट इज उसमें क्या प्रोसेस है, उसमें पता करना पड़ेगा इस चीज़ के कोई इम्पोर्टेंट भाई एक अहम जो अहम ही हमारा नुकसान है, अहम वही होता है। मोटे मोटे तौर पे अगर मैं समाप्त करूं अपनी बात को, जो मैंने बताया, एक तो मैंने बताया कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको सर थोड़ा इसके लिए मैं सॉरी करता हूँ। बाबा ने देखा कितना भगवान उसकी कितनी एजुकेशन है। मैं अपनी बात को उसकी समाप्त मम्मी करना डैडी चाहूँ तो मैं अपने जीवन से मैंने जो अपेक्षाएं रखी और जो मैं बदलाव चाहती हूँ, मैं ये बदलाव चाहती हूँ ऐसे कि हमारे जो पेरेंट्स ने जो मुझे कमियां रही कि समय रहते हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाए, उस चीज़ की गाइडेंस की कमी रही है। और एक जो हम ये जो डिप्रेशन झेलती है आज के जो बच्चे हैं उनमें डिप्रेशन ज़्यादा है, तनाव ज़्यादा है, क्योंकि अकेलापन ज़्यादा आ गया। पहले लोगों के बीच में रहते थे, हंसते खेलते बात करते तो डिप्रेशन इतना नहीं आ पाता था। आजकल सब अकेले अकेला सा हो गया है, फोन के साथ रहना हो गया है, परिवार छोटे हो गए हैं, तो डिप्रेशन आज के समय में ज़्यादा घेर रहा है युवाओं को। एक पेरेंट्स को इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के साथ उस सतर पे आके उनकी भावनाओं को समझें और उनकी समस्याओं का समाधान करने में अपना पूरा सहयोग दें, और एक सपोर्ट सिस्टम की तरह हमेशा खड़े रहें कि जो मर्जी जिंदगी में हो जाए हम यहाँ खड़े हैं। और एक उनको जज्जर का है वो लड़का, और शादी के बाद तो ये जो इक्वलिटी की जो बात आई है कि जो मर्द है और पुरुष हैं और जो महिलाएं हैं सेम सतर पे आके अगर काम करेंगे तो जीवन मुझे लगता है समझ भी चल जाएगा। आने वाली पीढ़ियों में ये चीजें इनबिल्ट जाने लग जाएंगी, फिर उनको ये कह के समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी तरफ से इतना ही, धन्यवाद। अगर मुझे कोई भी गलती मुझसे हुई तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना।